गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के आगे की चीजें देखेंगे, जहां हम लोगों ने पिछले टर्न पे बायो सेवर्ट लॉ को यूज करते हुए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर किया था फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मेजर किया जाता है, कैसे पता किया जाता है डायरेक्शन कौन सी है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था और बेसिक फिनोमेना क्या था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट के लिए। आज हम बायो सेवर्ट लॉ से के अदर एप्लीकेशंस को, एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में जानेंगे और इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से किसी मूविंग चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है व्हेन इट मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले है आज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ current carrying circular coil. Magnetic field due to a current carrying circular coil. So let's say ये एक सर्कुलर कॉइल है, ध्यान समझते हैं इसको, और इसकी रेडियस है a. Its radius is a. इसके सेंटर से आपको एक डिस्टेंस लेट्स से x पर एक पॉइंट मौजूद है P, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये इसका करंट एलिमेंट है, ये स्मॉल लेंथ है, इसको हम dl कहेंगे। दिस इज स्मॉल एलिमेंट dl। तो करंट एलिमेंट वाली इस पोजीशन से हम इसको मिला लेते हैं। ओके, दिस इज द थिंग, दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज लेट्स से r दिस पोजीशन। अब हम ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लग रहा होगा, ठीक है। इस फिगर को जो मैंने आपको ऐसे दिखाया है, ठीक है, ये करंट ऐसे चल रही है। एक्चुअली में अगर हम आप इस कॉइल को इस तरीके से भी मैं दिखा रहा हूं, इस तरीके से हम ऐसे कर दें, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट कर दें, सो क्या होगा, ये कॉइल कुछ इस तरीके से अपीयर होने लग जाएगी। इस तरीके से एक लाइन के टर्म में अपीयर होगी। यहां पे करंट अंदर जा रही है और यहां से करंट बाहर आ रही है। तो जो करंट एलिमेंट इसका होगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाएगा। करंट एलिमेंट विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड। ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज r। ये हो गया इसके लिए पोजीशन वेक्टर r। तो अगर करंट एलिमेंट इनवर्ड है, पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। देखिए, करंट एलिमेंट अंदर की ओर, करंट एलिमेंट अंदर की ओर है, ये है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो जो फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये मुझे कैसे पता होगा, यहां से आप देखिए, मैंने जब बायो सेवर्ट लॉ को बताया था तो उसमें बताया था dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I r क्रॉस डेल्टा l अपॉन, ये मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था पूरा, ठीक है, r क्रॉस डेल्टा l अपॉन r क्यूब। तो बेसिकली इनका ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट के दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, वो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर प्रोडक्ट के। तो अगर दो वेक्टर आपस में एक प्लेन ऑब्टेन कर रहे हैं, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो इसके परपेंडिकुलर इसका प्रोडक्ट होगा। तो इनके परपेंडिकुलर dB होता है। तो अगर ये है r पोजीशन वेक्टर, ये है इसका करंट एलिमेंट, तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, सॉरी, करंट एलिमेंट अंदर की ओर है, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो जो फोर्स होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इसके परपेंडिकुलर इस तरफ रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Okay, this is the direction of magnetic field. So if this angle is phi, this is phi, so this will be 90 minus phi, और ये एंगल हो जाएगा phi। तो जिसके साथ phi एंगल होता है वो cos का कंपोनेंट हो गया, और ये हो गया साइन का कंपोनेंट dB sin phi।
तो बेसिकली सेंटर पे जो फील्ड लग रहा है वो लग रहा है dB sin phi। तो सेंटर पे हो गया ये dB sin phi। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अब इसको नॉर्मलाइज वे में लिख के देखिए किस तरीके से आता है। तो हमें पता है इस बात के बारे में कि जो B है इंटीग्रेशन ऑफ dB, अब dB पीछे से क्या आएगा, dB होता है फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल था 90, सो I dl sin 90 अपॉन r स्क्वायर विच इज द सेपरेशन, और साइन फाई की वैल्यू आ गई a अपॉन r। ठीक है, यहां तक ये वैल्यू आ गई। b इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r क्यूब a इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो अगर हम इस पीछे फिगर को देखें तो अगर एक स्मॉल डिस्टेंस हमने dl ली थी तो ये dl पूरी मिलके इंटीग्रेशन ऑफ dl ये हो जाएगी पूरी सरकमफ्रेंस इसकी 2 पाई a, पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई a। तो हम यही लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा r क्या होगा, r यहां से क्या होगा, ये है a ये है x, तो r क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। और ये हो गया 2 पाई a। सो b इज म्यू नॉट अपॉन 2 I a स्क्वायर थ्री बाई 2। This is the expression for capital N turns of the loop. Mu naught upon 4 pi N I a square x square की power 3 by 2, and this is the formula for intensity of magnetic field for a current carrying coil from some distance from its center. Now the next is at center if we talk, center पे कितना होगा, तो अगर हम सेंटर की बात करें तो जो x डिस्टेंस है वो 0 हो जानी चाहिए थी। तो जो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया था इसमें हम x की जगह 0 लिख देते हैं, तो ये हो गया b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर थ्री बाई 2 से हो जाएगा b इक्वल टू एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, ये कैंसिल हो गया। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग कॉइल। ये है सेंटर पे। अगर यहाँ से आप देखें तो रेडियस और फील्ड के बीच का जो रिलेशन आता है वो आता है ये, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, इस तरीके से हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल निकाल लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल, तो आप डायरेक्ट लिखें। आप ये इतना लंबा ना जाएं तो आप कैसे कर सकते हैं इसको उस कंडीशन में, फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल। तो ये एक कॉइल है, ये हम इसका करंट एलिमेंट ले लेते हैं I, और यहाँ पे एक डीएल लेंथ सेगमेंट ले लिया। दिस इज द करंट एलिमेंट। नाउ इसका पोजीशन वेक्टर इस तरह है, तो ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर, ये है करंट एलिमेंट, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को कि सेंटर पे निकालना है तो हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर दिखा देते हैं। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इसको जेड एक्सिस मान के चलेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं 2D है प्लेन, तो 3D बनाना थोड़ा सा अलग काम है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin 90 अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। फिर dl 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 सब ऐड होकर 2 पाई r हो जाएगा। टू पाई r भी आ गया इस तरीके से लिख सकते हैं। याद करिएगा, अगर बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है तो उसका फिगर कंपलसरी होता है, 1 नंबर रखता है। वहां पे आपको क्या दिखाना जरूरी होता है, ये पॉइंट दिखाना जरूरी होता है कि जो करंट एलिमेंट है वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर आप फिगर में ये चीज नहीं दिखाएंगे तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा जो भी इसके दिए गए होंगे उसमें से। तो ये एक जरूरी पॉइंट है जिसको आपको रिप्रेजेंट करना बहुत कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है एक सोलेनॉइड के अंदर। ये एक सोलेनॉइड है, इस तरीके से इसमें करंट कैरिंग लूप्स बना दिए हमने। करंट इसमें फ्लो हो रही है, यहां एंटर कर रही है, ये एग्जिट कर रही है। तो इस तरीके से ये हमने एंड, ये क्रॉस का मतलब एंटरिंग एंड डॉट का मतलब एग्जिटिंग, बाहर आ रही है, सॉरी। तो हर पॉइंट पे इस तरीके के करंट लूप्स डेवलप हो जाएंगे, इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड लूप्स डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पे भी करंट है तो इन पॉइंट्स पे भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। इसकी वजह से, इस करंट कैरिंग कॉइल के बन जाने की वजह से यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। इसको जो हमने मैक्सवेल स्क्रू रूल वगैरह देखा था उसके थ्रू इन डायरेक्शंस के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, उनको लगा के हम इन डायरेक्शंस के बारे में बोल सकते हैं कि किस तरफ साउथ पोल बनेगा और किस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, तो ये है, आप देखिए यहाँ पे ये एरो नीचे की ओर दिखा रहा है, यहाँ ये एरो नीचे की ओर दिखा रहा है। जैसे साउथ पोल, साउथ का एरो नीचे की ओर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब ऐसी है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये एरो नीचे है, यहाँ ये देखिए साउथ का ये एरो नीचे, यहाँ देखिए नॉर्थ का ये एरो नीचे, यहाँ पे ये एरो नीचे। तो ये साउथ पोल बन गया और उधर वाला ये नॉर्थ पोल बन गया। ठीक है, इसके हिसाब से ये साउथ है, इसके लिहाज से ये एक नॉर्थ पोल है। ठीक है, इसको बनाते हैं। ठीक है, देन द टिप फॉर दिस इज व्हेन वी एंड ऑफ द कॉइल, ये साउथ नॉर्थ समझने का ये टिप है। व्हेन वी लुक एट एनी एंड ऑफ द कॉइल कैरिंग करंट, इफ द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है, पुल होगा, और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो वहां पे साउथ पोल डेवलप हो जाता है। ये सबसे आसान तरीका होता है इसको समझने का। ठीक है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होता है। अब हम बात करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ की। एम्पियर सर्कुलर लॉ बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में गॉस थ्योरम को हम यूज करते हैं कूलॉम्स लॉ के सामने। जहां हम कूलॉम्स लॉ नहीं लगा पाते वहां गॉस थ्योरम लगाते हैं। सिमिलरली एम्पियर सर्कुलर लॉ को भी हम उस जगह पे यूज करते हैं जहां पे हम बायो-सेवर्ट लॉ को सही से इंप्लीमेंट। ओके, देन एम्पियर सर्कुलर लॉ का स्टेटमेंट होता है द लीनियर इंटीग्रल विच इज बी डॉट dl, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड कर्व इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द net current I threading through the area bounded by the curve. Okay, this is the expression, this is the statement for Ampere's circular law. जो लाइन इंटीग्रल होता है, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको हम इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl कहते हैं। इट फॉर अ क्लोज कर्व इट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इन दैट कर्व, इन दैट क्लोज कर्व, उसको हम एम्पियर सर्कुलर लॉ कहते हैं। इसका फाइनल एक्सप्रेशन होता है B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I, जो कि हमें स्टेटमेंट के थ्रू समझ में आ गया है। अगर ये इस तरीके से, इसकी प्रूविंग को समझने के लिए हम क्या करें कि अगर ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसपे करंट फ्लो हो रही है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से स्क्रू रूल को लगा के हम फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और यही है करंट एलिमेंट की डायरेक्शन। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। करंट इज इमर्जिंग आउट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज एज इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू दिस। सो इसका प्रूफ क्या होगा, लीनियर इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू B0 बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो इट इज B डॉट dl, B को हम बाहर लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dl केवल करें। dl का इंटीग्रेशन से धीरे 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 dl 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 करके 2 पाई r हो जाएगी सारी लेंथ, तो 2 पाई r हो गया। B का फॉर्मूला फॉर अ करंट स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के लिए होता है म्यू नॉट
I अपॉन 2 पाई r या म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई r, उसको हम लगा दें 2 पाई r कट गया और यहां से हमें फाइनल स्टेटमेंट मिल गया v डॉट डी एल जो वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। ओके, v डॉट डी एल जो होता है वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। अभी हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बाद में जानेंगे जब हम फोर्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझते हैं एम्पियर्स सर्कुलर लॉ के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। तो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ उसमें आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a wire or conductor of infinite length। कंडक्टर के लिए फील्ड कैसे निकाला जाता है वो हम पहले जानेंगे, ठीक है। एक इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकालते हैं उसको पहले समझते हैं। तो क्योंकि ये एक वायर है, ऑब्वियसली इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही होंगी। लीनियर इंटीग्रल है, जो चारों ओर जो फील्ड का लाइन बन रही है वो भी इसी तरफ है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल आल्सो एज वी हैव शोन प्रीवियसली। सो वी कैन से इंटीग्रेशन ऑफ b dot dl is equal to mu naught into I. This is integration of b dl cos 0 b को बाहर कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ dl cos 0 is 1 और ये 2 पाई r dl 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 सब ऐड हो जाएंगे। दिस इज r, तो b आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r। यही होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड वी विल फाइंड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड की वजह से फील्ड कितना होगा, इस तरीके से हम सोलेनॉइड बना लेते हैं। सोलेनॉइड की कॉइल्स हैं ये, करंट है I, यहां पे हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। एक क्लोज लूप है यहाँ पे, दिस इज A B C, क्लोज लूप ऑब्टेन कर लिया। A टू B, B टू C, C टू D एंड D टू A। इस तरीके से हमने इसके लीनियर इंटीग्रल्स को शो किया है। तो जो नेट फील्ड आएगा इसका, जो नेट यहाँ से वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, A से B लीनियर इंटीग्रल पहला है B डॉट DL, B से B डॉट DL, C से D B डॉट DL, D से A B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। चार पार्ट हैं, एक एक करके सबको समझने की कोशिश करेंगे। A से B, आप देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो AB वाली लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ये B DL cos 0, फिर BC, ये जो BC वाली लाइन है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं, इट इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। दिस इज cos 90, C से D, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरफ है फील्ड के, इट इज cos 180, और D से A ये अगेन इट इज परपेंडिकुलर। 180 से ज्यादा आप एंगल नहीं ले सकते वेक्टर्स के लिए, तो ये अगेन 90 है। mu naught into I. So these are few values. Okay, this is also 90 degree. तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos 90 is 0. We can say this is 1, 0, -1 and this value is 0.
ओके ये इनकी वैल्यूज हो गई। तो इनको रख के अब इसको लिखते हैं इस इक्वेशन को दोबारा। सो ए से बी बी डी एल, बी से सी बी डी एल इंटू 0, डी बी डी एल इंटू -1, डी से ए इक्वल टू इंटू आई। So now we have only with AB BDL minus CD BDL म्यू नॉट आई। ठीक है, अब जो CD वाला पार्ट है इसको ध्यान से देखिए। CD वाला पार्ट फील्ड से बाहर है, आउट ऑफ फील्ड है, सोलेनॉइड के बाहर है, जहां करंट थ्रेड कर रही है, करंट चल रही है, उससे बाहर है। एम्पियर सर्कुलर लॉ की डेफिनेशन देखें तो वहां पे साफ साफ लिखा है लीनियर इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडिंग करंट इनटू द क्लोज सर्किट। तो यहाँ करंट बाहर है, करंट इधर है और वो CD बाहर है, तो मतलब जो CD का लीनियर इंटीग्रल होगा वहां फील्ड नहीं होगा, वहां पे ये हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम लिखेंगे एज CD इज आउट ऑफ लूप, आउट ऑफ करंट लूप, so from definition this is 0. Now we are left with only A से B BDL म्यू नॉट आई। तो ये तो हमने एक टर्न के लिए देखा। नाउ इफ फॉर n टर्न्स, तो AB के अक्रॉस लेंथ नहीं रहेगी, अब पूरे सोलेनॉइड की हो जाएगी। तो लिखेंगे BDL n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई। इसको लिखेंगे 0, इसको लिख लें L, टोटल लेंथ इसकी सोलेनॉइड की। B को बाहर किया, n म्यू नॉट आई, DL का इंटीग्रेशन हो गया L, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ so this is the total magnetic field due to a current carrying solenoid. Now solenoid अगर हम सिर्फ एक एंड की बात करें तो ये जो हम यहाँ पे निकालते हैं, जो फील्ड निकालते हैं एक एंड पे, वो आधा आधा दोनों एंड पे डिवाइड हो जाता है। सो ये हो जाएगा n म्यू नॉट आई, ये एक एंड पे हो जाएगा, एक इस एंड पे आधा उस दूसरे एंड पे, तो टोटल n म्यू नॉट आई मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड है। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड। ओके, टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब इसके बाद एक टॉरॉइड का भी हुआ करता था सिलेबस में, जो कि इसे एंडलेस सोलेनॉइड कहते हैं। वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सो फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, टॉरॉइड पहले क्या होता है, एंडलेस सोलेनॉइड। जैसे एक टायर ट्यूब का ट्यूब है, उसमें आप हवा भर दें अच्छे से और उसमें तार लपेट दें, तो ये बिहेव करेगा एज अ टॉरॉइड। टॉरॉइड ऐसा होता है देखने में, और इस तरीके से इस पे हमने तार लपेट दिया है, जलेबी बना दी गई, इसमें करंट है I, ये इसकी मीन रेडियस लेट से है R, ये है R। तो इसमें भी सब वैसे ही चलता है। V डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई फॉर बी कॉस 0 नॉट आई, और ये जो कैपिटल एन टर्न्स है ये इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस में डिवाइडेड है। सो हम लिखेंगे B, so B is B into
बाय आर बी इज नंबर ऑफ टर्न्स per unit length of toroid r small n. So again this formula comes n mu naught i. क्योंकि इसका कोई एंड नहीं होता तो इसमें एंड के लिए फील्ड हम नहीं निकालते हैं। तो ये टोटल फील्ड का फॉर्मूला यही हो गया जो पहले था एक सोलेनोइड के लिए, वही फॉर्मूला यहाँ भी हम कर लेते हैं टोरॉइड के लिए। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि इसे एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, और हम उसी फोर्स को लॉरेंज फोर्स का नाम भी देते हैं। फोर्स एक्टिंग on a moving charge, and this is also known as Lorentz force. ठीक है, लॉरेंज फोर्स। अगर एक चार्ज है Q, वो ऐसे एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी, और लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, तो इन दोनों से ये प्लेन बन रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, इसका फोर्स, और इन दोनों से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है इसका वेक्टर प्रोडक्ट। दैट मीन्स जो फोर्स होगा इस कंडीशन में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा ये फोर्स चार्ज की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितना चार्ज एंटर कर रहा है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग F will be directly proportional to Q V क्रॉस B का साइन हटाने का टाइम आ गया, एक कांस्टेंट लिख देते हैं K। अब एक्सपेरिमेंटली इस चीज का पता चला, मेंटली ये पाया गया K की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, तो F जो होगा वो हो जाएगा Q V क्रॉस B। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इन वेक्टर, और अगर हम इसे इन स्केलर फॉर्म लिखें, इन मैग्नीट्यूड इफ यू वांट टू राइट, देन इट इज F इज इक्वल टू QEB साइन थीटा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, F इज इक्वल टू QEB साइन थीटा। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब यहीं से डेफिनेशन ऑफ फील्ड बनाई गई है। डेफिनेशन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन जनरली देखिए, हम लोगों ने जब शुरुआत में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स को महसूस कर, रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पढ़ा था, लेकिन ये डेफिनेशन आप बोर्ड में नहीं लिख सकते हैं। बोर्ड में जो डेफिनेशन लिखी आती है वो ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ फील्ड यहां से आई है लॉरेंज फोर्स से। इफ थीटा इज 90 डिग्री एंड Q is 1 coulomb, V is 1 meter per second, equal to B. So, intensity of magnetic field is the force acting on unit charge. This is the standard definition of intensity of magnetic field. इसकी SI यूनिट होती है टेस्ला, SI यूनिट होती है टेस्ला, और इसकी CGS यूनिट जो होती है वो होती है गॉस। एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं। ठीक है, एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं। ये टेस्ला इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, SI यूनिट है, और गॉस इसकी
सीजीएस यूनिट है। एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं, ठीक है। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा ml t की पावर 0 + 1 ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, सो फॉर दैट हैव अ रूल नेम एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। If we stretch our left hand fingers in such a way, in this way, that thumb is in upper direction, index finger in that direction, and they are mutually perpendicular to each other, then this finger will represent current, index finger represent, the thumb will represent the direction of force. Okay, this is Fleming left hand rule. If the central finger, forefinger and thumb of left hand are stretched mutually perpendicular to each other, and then the central finger points current, forefinger will point towards magnetic field, and the thumb will point towards मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको याद रखने के लिए, ठीक है, हम इस फेस को याद रखते हैं EMF, E से इलेक्ट्रिक करंट, M से मैग्नेटिक फील्ड एंड F से फोर्स। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, EMF इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, EMF। इसमें है कि किस तरीके से कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है और परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो क्या होता है कि किस तरीके से कोई चार्ज किसी भी डायरेक्शन से, किसी रैंडम डायरेक्शन से एंटर करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें जो अभी हम लोगों ने लॉरेंज फोर्स को पढ़ा था, इसे करंट के कंडक्टर के ऊपर किस तरीके से यूज किया जाता है, और दो स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स के बीच में फोर्स कैसे निकाला जाता है, जो कि आप एम्पियर की डेफिनेशन, जो एक्चुअल डेफिनेशन आपने 11th में पढ़ी थी कि दो वायर्स हैं, उनके बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर का फोर्स लगता है। वहां से जो एम्पियर की डेफिनेशन, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, वो हमें यहाँ बताई जाएगी। ये सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।